हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या मीनिंग क्या है, उसके एवोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट लेंस, थ्योरेटिकल लेंस से देखेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थियोरीज देखी थी। इस लेक्चर में हम इसके मीनिंग, एवोल्यूशन, स्कोप और बाकी सारी चीज़ें जो अभी मैंने कही वो सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और पब्लिक क्या इसे यूनिक बनाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है और एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। जब हम पब्लिक ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो इसका स्कोप और नेचर फंडामेंटली बदल जाता है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट की मशीनरी के थ्रू पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने की बात हो जाती है। लूथर गुलिग जो 1930s में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर थे और जिन्होंने न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च के साथ काम किया था, उन्होंने डिफाइन किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही सिंपली। Public administration is that part of the science of administration which has to do with government and thus concerns itself primarily with the executive branch where the work of government is done. लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक लिमिटेड है, जैसा कि हमने देखा अभी। और अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पास करता है नॉट जस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बट ऑल्सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, या फिर एडवाइजरी रोल्स भी उसमें आते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो भी कि फ्यूचर में पॉलिसीज़ को कैसे शेप किया जाए और इंटायर जो मशीनरी है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। वुड्रो विल्सन जो कि 28th प्रेसिडेंट बन गए यूनाइटेड स्टेट के थे, लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। वो उन्होंने 1887 में एक रेवोल्यूशनरी एसे लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में पब्लिश हुआ। ये ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए डायरेक्शन में ये जो एक फर्स्ट स्टेप था, ये जो पर्टिकुलर वर्क था वुड्रो विल्सन ने जो लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये समझ लो कि एक मेजर फर्स्ट वर्क था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन में। विल्सन का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये था कि administration lies outside the proper sphere of politics. Administrative questions are not political questions. Although politics sets the task for administration, it should not be, suffered to manipulate its officers. मतलब विल्सन का कहना था कि पॉलिसी मेकिंग जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, दोनों को कंसेप्चुअली सेपरेट होना चाहिए। पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे कि क्या काम करना है और एडमिनिस्ट्रेटर्स इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करेंगे विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी का प्रिंसिपल था जो लेटर एक्सटेंसिवली, जिस पे बहुत सारे डिबेट्स भी हुए। अब फ्रैंक जे वुडनाउ ने 1900 में अपनी एक बुक लिखी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इस डाइकोटमी को फर्दर एलैबोरेट किया। वुडनाउ ने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट के 2 डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं, पॉलिटिक्स जो स्टेट के विल को एक्सप्रेस करता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो उस विल को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये क्लीन सेपरेशन थ्योरेटिकल लेवल पर अट्रैक्टिव था, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में ब्लर्ड लाइंस थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिटिशियंस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब एल.डी. वाइट, जिन्होंने 1926 में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी, जो पहली टेक्स्ट बुक थी इस सब्जेक्ट पर,
उन्होंने डिफाइन किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये डेफिनेशन एक्शन ओरिएंटेड है और ऑपरेशंस पर फोकस करती है। वाइट ने ये भी एम्फसाइज किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है और साथ ही साथ साइंस भी है। ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये ह्यूमन रिलेशंस और जजमेंट भी रिक्वायर करता है जो प्योर साइंस से बियॉन्ड है। और ये सारे जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि वर्क है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एवोल्यूशन भी पढ़ते हैं ना तो इन सब के वर्क जो है इन सब के थ्रू ही एवोल्यूशन हुआ है। तो उस चीज़ को आप याद रखें सारे वर्क को। अब आते हैं एक और स्कॉलर ड्वाइट वॉल्डो, जो मिड 20th सेंचुरी के बहुत इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर थे और जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और फिलॉसफी पर एक्सटेंसिवली लिखा। उन्होंने 1955 में कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन and materials to achieve the purposes of government। वॉल्डो का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने रिकग्नाइज किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू न्यूट्रल एक्टिविटी नहीं है। अपनी फेमस बुक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में, जो कि 1948 में पब्लिश हुई, वॉल्डो ने क्रिटिक किया ट्रेडिशनल नोशंस को और आर्ग्यू किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस इनहेरेंटली वैल्यू चॉइसेस इन्वॉल्व करते हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इक्विटी के बीच टेंशन एग्जिस्ट करती है। वॉल्डो ने ये भी पॉइंट आउट किया कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए नॉट जस्ट टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल सुपीरियर्स बट टू ब्रॉडर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। अगले जो इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं वो निकोलस हेनरी हैं। निकोलस हेनरी ने अपनी 1975 की बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन को पैराडाइम्स में डिवाइड किया। हेनरी ने आइडेंटिफाई किया 6 पैराडाइम्स जो क्रोनोलॉजिकली इवॉल्व हुए। पहला पैराडाइम था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जो कि 1900 से 1926 तक चला, जिसमें फोकस था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को पॉलिटिकल फंक्शन से सेपरेट करना और लोकस वाज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, जो कि हमने इसमें भी देखा, विल्सन के भी वर्क में देखा है। दूसरा पैराडाइम था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 से 1937 तक चला, जिसमें स्कॉलर्स जैसे गुलिक, उर्विक ने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डिस्कवर करने की कोशिश की जो इफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर सकें इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। जो थर्ड पैराडाइम था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस। ओके, 1950 और टू 1970 ये चला, 20 साल के मतलब 20 साल तक ये चला, जहाँ फोकस जो है वो बेसिकली फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स understanding public administration as a subfield of political science, or locus became bureaucracy within government। जो फोर्थ पैराडाइम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, जो कि 1956 से 1970 तक चला। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली दोनों चल रहा था, जिसमें कि एम्फेसिस था साइंटिफिक मेथड और क्वांटिटेटिव टेक्निक पर। जो फिफ्थ पैराडाइम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 70s से अभी तक चल रहा है, जिसमें स्कॉलर्स ने ट्राई किया कि कैसे डिफाइन किया जाए ये फील्ड विद अ यूनिक आइडेंटिटी। जो सिक्स्थ पैराडाइम जो हेनरी ने लेटर ऐड किया था, गवर्नेंस, जिसमें फोकस है नेटवर्क्स, पार्टनरशिप और मल्टीपल एक्टर्स रादर देन जस्ट गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसी। तो ये 6 पैराडाइम हैं, जिससे कि हमको एक तरह से पता चलता है कि किस तरह से, किस फेज में, किस ईयर में, किस डेकेड्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के क्या बातें हो रही थी। तो अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन की बात करेंगे।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन क्लोजली टाइड है स्टेट के एवोल्यूशन के साथ, और हमें ये पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4th सेंचुरी BC में लिखा गया। ये एक कम्प्रिहेंसिव ट्रीटिस है स्टेट क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं टैक्सेशन, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड गवर्नेंस के बारे में। मॉडर्न एम्पायर में सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी हायरार्किकल स्ट्रक्चर के साथ। सिमिलरली रोमन एम्पायर में इलेबोरेट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थे जिनमें डिफरेंट टियर्स ऑफ ऑफिशियल्स थे और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स थे गवर्नेंस के लिए। चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत फेमस है, जिसको कि कन्फ्यूजियन ब्यूरोक्रेसी जो मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशंस पर बेस्ड थी, वो भी काफ़ी हाईली डेवलप्ड सिस्टम था। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इमर्जेंस हाउएवर क्लोजली लिंक्ड है मॉडर्न नेशन स्टेट के राइज के साथ, जो रफली 16-17 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है यूरोप में। एब्सोल्यूट मोनार्कीज ने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, आर्मीज़ को भी मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम काम आता था, और लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए। पर्शिया में फ्रेडरिक विलियम वन और फ्रेडरिक द ग्रेट ने 18th सेंचुरी में इफ़िशिएंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप किए, जो लेटर मैक्स बीबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को इंस्पायर करता है। कैमरलिज्म जो कॉन्टिनेंटल यूरोप में डेवलप हुआ एक अप्रोच था जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस और पॉलिसी एडवाइस कंबाइन करता था। रूलर्स को एडवाइस करने के लिए कैसे स्टेट को मैनेज करें और प्रॉस्पेरिटी अचीव करी जाए। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इनिशियली ब्यूरोक्रेसी लिमिटेड थी और स्पॉइल सिस्टम प्रेवलेंट था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्टर्स को गवर्नमेंट जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी जब भी वो पावर में आती थी। इस सिस्टम ने इनएफिशिएंसी और करप्शन क्रिएट किए। 1833 में पेंडलेटन सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट पास हुआ, जो मेरिट बेस्ड सिस्टम स्टैब्लिश करता था फेडरल सिविल सर्विस में। ये एक्ट असैसिनेट होने के बाद प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड के पास हुआ था, जिसको एक डिसअपॉइंटमेंट ऑफिस सीकर ने मार दिया था। ये रिफॉर्म सिग्निफिकेंट शिफ्ट था टुवर्ड्स प्रोफेशनल मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। वुड्रो विल्सन का जो 1887 का एसे, जिसका मैंने पहले भी मेंशन किया, जिसके बारे में एक रिस्पॉन्स था इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, और एक कॉल था साइंटिफिक और प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन। विल्सन आर्ग्यू कर रहे थे अमेरिका को यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली जर्मनी और फ्रांस से सीखना चाहिए था, जिनके पास डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे। हाउएवर विल्सन was aware कि यूरोपियन ऑटोक्रेटिक ट्रेडिशन डायरेक्टली इम्पोर्ट नहीं किए जा सकते डेमोक्रेटिक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए एडेप्टेशन नेसेसरी था। प्रोग्रेसिव एरा रफली जो कि 1890 से 1920 का जो टाइम था, उसको प्रोग्रेसिव एरा बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट में। एक मेजर रिफॉर्म देखा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। म्यूनिसिपल रिफॉर्म मूवमेंट ने अटेम्प्ट किया इम्प्रूव सिटी गवर्नेंस थ्रू प्रोफेशनल सिटी मैनेजर, मेरिट बेस्ड हायरिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स लाए गए। ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च न्यूयॉर्क में 1906 में इस्टेब्लिश किया गया, जो रिसर्च कंडक्ट करता था और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था पब्लिक ऑफिशियल्स को। फ्रेडरिक टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिन्हें मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी जब हम थियरीज और इन सब की बात करेंगे, उस पे एक ग्रेट इन्फ्लुएंस था इन सब चीज़ों का। 20s और 30s का जो टाइम था, 1920s और 1930s का एरा था, जब स्कॉलर्स सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। लियोनार्ड वाइट ने 1926 में जब अपनी टेक्स्ट बुक पब्लिश की, तब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में स्टैब्लिश हो चुका था यूनिवर्सिटीज़ में। 30s में ग्रेट डिप्रेशन और न्यू डील ने
ड्रामेटिकली एक्सपैंड किया फेडरल गवर्नमेंट के रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने मल्टीपल एजेंसीज क्रिएट किए हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और मेनी अदर। ये एक्सपेंशन क्रिएट कर रहा था न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसीलिए ज़रूरी है इन सब के बारे में जानना। जब हम उसके हिस्टोरिकल जर्नी को हम जान रहे हैं, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन को देख रहे हैं, जेनेसिस को देख रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो किस तरीके से डेवलप हुई, किसने क्या किया उसके लिए, और उस एक्शन से वो कैसे शेप हुआ, ये जानना ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर 2 ने फर्दर एक्सेलरेट किया एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, क्योंकि मैसिव वॉर एफर्ट्स रिक्वायर करती हैं अनप्रेसिडेंटेड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। पोस्ट वॉर पीरियड में डीकोलोनाइजेशन ने क्रिएट किए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, जैसे एशिया, अफ्रीका में, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बिल्ड ही कर रहे थे, क्योंकि वो न्यूली इंडिपेंडेंट थे। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ा रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को शेप कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारी नई चीज़ें भी ला रहे थे, ऑल्दो दे इनहेरिटेड अ लॉट फ्रॉम देयर कॉलोनियल कंट्रीज, लेकिन वो खुद का भी बहुत सारा जो एस्पेक्ट है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ला रहे थे। ये पीरियड में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज हुआ। ये जो दो डिस्टिंक्ट जो सब फील्ड हैं, ये बहुत ही अलग तरीके से हाईलाइट हुआ इस दौरान, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 60s और 70s में सोशल मूवमेंट्स, वियतनाम वॉर, वाटरगेट स्कैंडल ने क्रिएट किया क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी and call for responsive and more accountable government। ये कॉन्टेक्स्ट में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट इमर्ज हुई, जो कि अगेन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 80s और 90s में न्यू लिबरल वेव और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म ने फंडामेंटली चैलेंज किया ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल और इंट्रोड्यूस किए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म और प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक पब्लिक सेक्टर में। 21st सेंचुरी में डिजिटल रिवोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स नेशनल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पैंडमिक कंटिन्यू कर रही है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रीशेप कर रही है। तो हम जब एवोल्यूशन को we give a glance to the evolution of public administration, हमको उसके जेनेसिस से लेकर के वो जितने भी पीरियड में किस तरह से इवॉल्व हुई है उसको हमें जानना पड़ेगा। इनफैक्ट अगले कुछ लेक्चर्स में हम वो डिटेल में भी जानेंगे, क्योंकि जब हम थियोरीज डिस्कस करेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कुछ थियोरीज आए और उन थियोरीज में क्या क्या चेंजेस आए, फिर उस थियोरीज ने अगले कई थियोरीज को इंस्पायर किया, या फिर अगले कई स्कॉलर्स को इंस्पायर किया नए थियोरीज को लाने के लिए। कई स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज किया एग्जिस्टिंग थियोरीज को और फिर उससे नई थियोरीज आई। तो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें भी जानना। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड यू टू नो to at least have a glance at the historical perspective of public administration or the evolution of public administration. Next we'll talk about public versus private administration। तो public और private administration के बीच में differences को समझना crucial है, क्योंकि ये differences implications रखते हैं, कैसे organizations managed होते हैं, कैसे decisions लिए जाते हैं और कैसे performance evaluate होती है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं पर्पस और ऑब्जेक्टिव को, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी पर्पस है पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना और सोशल वेलफेयर प्रमोट करना, जो कि उसके नाम से ही पता चलता है, उसके नॉमेनक्लेचर से ही पता चल जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक से रिलेटेड कुछ होगा। ऑब्जेक्टिव्स टिपिकली पॉलिटिकली डिटरमिन्ड होते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के थ्रू, और ये रिफ्लेक्ट करती है कलेक्टिव प्रेफरेंसेस और वैल्यूज़।
पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को मल्टीपल समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव परस्यू करनी पड़ती हैं, जैसे इफ़िशिएंसी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली कंसर्न है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन के साथ। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिवली क्लियर और मेजरेबल होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि मॉडर्न कॉरपोरेशंस को भी कंसिडर करना पड़ता है स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अब बहुत सारे कॉरपोरेट्स पे भी लॉ लगते हैं उनके कॉन्डक्ट पे कि वो कैसे खुद को पब्लिक स्पेसेस में खुद की कंपनी को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए भी चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो you have to also follow those law. You have to be in that frame to be part of the society, because ultimately आप society के part हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, आप काम तो लोगों के लिए ही करोगे। लेकिन प्राइवेट में ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, उनका काम वेलफेयर करना नहीं है, उनका काम सोशल वेलफेयर नहीं है, उनका जो मेन गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। लेकिन अब ये तो नहीं कि लोगों के साथ कुछ भी करके आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दें, उनको भी चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अब आते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल की। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, जुडिशियल ओवरव्यू, ऑडिट एजेंसीज, मीडिया स्क्रूटनी और अल्टीमेटली सिटीजन्स के थ्रू, जो कि इलेक्शंस के थ्रू भी हम करते हैं। ये मल्टी डिमेंशनल अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स बना देती है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को, और समटाइम्स इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेशर ऑल्सो। प्राइवेट मैनेजर्स प्राइमरीली अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। मार्केट मैकेनिज्म्स भी अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करती है थ्रू कंपटीशन एंड थ्रेट ऑफ बैंक्रप्सी। However, modern corporate governance reforms ने emphasize किया है कि broader accountability towards stakeholders। ठीक है, अब हम एक स्कॉलर को देखते हैं, पॉल एपलबाई ने उन्होंने अपने एक इन्फ्लुएंशियल बुक बिग डेमोक्रेसी, जो कि 1945 में आई थी, और लेटर एक बुक आई थी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1949 में आई थी। उसमें आर्ग्यू किया है कि गवर्नमेंट इज डिफरेंट, और ये डिफरेंसेस सुपरफिशियल नहीं है बल्कि फंडामेंटल है। एपलबाई के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल कैरेक्टर इनहेरिट है, क्योंकि ये ऑपरेट करता है पॉलिटिकल प्रोसेस में और सर्व करता है पॉलिटिकली डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को कॉन्स्टेंटली बैलेंस करना पड़ता है कंपीटिंग वैल्यूज एंड इंटरेस्ट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, जबकि प्राइवेट मैनेजर रिलेटिवली सिंगुलर फोकस रख सकते हैं प्रॉफिट पे। एपलबाई ने ये भी एम्फसाइज किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑपरेट करते हैं गोल्डफिश बोल में, जहां उनके एक्शंस पब्लिकली विजिबल होते हैं और स्क्रूटिनाइज होते हैं, जबकि प्राइवेट मैनेजर एंजॉय करते हैं ग्रेटर प्राइवेसी, एटलीस्ट ग्रेटर देन द पब्लिक वन। अब बात करते हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइटली बाउंड है लॉज, रूल्स और रेगुलेशन से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये लिमिटेड है लीगल बाउंड्रीज के थ्रू। जो अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एजेंसी सिर्फ वही कर सकती है जो एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड है लॉ के थ्रू। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स और जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करती हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लीगल और फेयर हों। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ता है लॉज के साथ, लेकिन उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है। वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने में, जब तक वो लॉ को वायलेट नहीं करती।
अब मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन की बात करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज मोनोपोलिस्टिक नेचर की होती है, जैसे डिफेंस, पुलिस, जुडिशरी, करेंसी, करेंसी रिलेटेड और टैक्सेशन। सिटीजन्स के पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता है और एग्जिट ऑप्शन जैसे मार्केट में होता है वो अवेलेबल नहीं है। ये मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर क्रिएट करता है बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकती है और यूनिवर्सल सर्विस डिलीवरी पॉसिबल है regardless of profitability। डिसएडवांटेज ये है कि कंपटीशन का एब्सेंस पोटेंशियली लीड कर सकता है इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ इनोवेशन, क्योंकि प्रेशर नहीं है इम्प्रूव करने का। प्राइवेट सेक्टर टिपिकली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, दो मोनोपोलीज और ओलिगोपोलीज एग्जिस्ट करती है सर्टेन सेक्टर में, लेकिन जो इंसेंटिव क्रिएट करती है इस जो कि मोनोपोली उस तरीके की नहीं होती है जो पब्लिक सेक्टर में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो इससे क्या होता है कि ये इंसेंटिव क्रिएट करता है इफिशिएंसी, क्वालिटी और इनोवेशंस के लिए। अब अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस की, तो पब्लिक सेक्टर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस टिपिकली मोर फॉर्मलाइज्ड और टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, ड्यू प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। डिसीजन ऑफन कलेक्टिव होते हैं कमिटी या बोर्ड के थ्रू रादर देन इंडिविजुअल अथॉरिटी। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन मेकिंग रिलेटिवली स्ट्रीमलाइन हो सकती है और फास्टर रिस्पॉन्स पॉसिबल है चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के टुवर्ड्स। हाउएवर ये जनरलाइजेशन है और वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। लार्ज कॉरपोरेशंस भी ब्यूरोक्रेटिक हो सकते हैं और स्लो डिसीजन मेकिंग फेस कर सकती है, जबकि कुछ गवर्नमेंट एजेंसी स्पेशली क्राइसिस सिचुएशन में रैपिडली रिस्पॉन्ड कर सकती है। अब हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्केट शेयर क्लियरली क्वांटिफाइबल है और प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव बेसिस इवैल्यूएशन के लिए। पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस मेजरमेंट कॉम्प्लेक्स है ये क्योंकि आउटकम्स ऑफ्टन इंटैंजिबल होती हैं, जैसे सोशल वेलफेयर, जस्टिस और इक्विटी, जो डिफ़िकल्ट है क्वांटिफाई करना। मल्टीपल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एग्जिस्ट करती है और ट्रेड ऑफ्स नेविगेट करनी पड़ती है इफ़िशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस, इक्विटी और अदर वैल्यूज़ के बीच में। अब पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सिविल सर्विस सिस्टम्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो टिपिकली एम्फसाइज करती है मेरिट, टेन्योर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड स्टैंडर्डाइज्ड पे स्केल। जॉब सिक्योरिटी रिलेटिवली हायर है पब्लिक सेक्टर में, जो अट्रैक्ट कर सकती है रिस्क एवर्स इंडिविजुअल को और प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी जो बेनिफिशियल है कंटिन्यूटी और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए। हाउएवर ये भी लीड कर सकता है कंप्लेसेंट एंड डिफिकल्टी रिमूविंग पुअर परफॉर्मर्स। प्राइवेट सेक्टर टिपिकली ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हायरिंग एंड फायरिंग में। किसी को हायर करना, किसी को फायर करना काफ़ी फ्रीक्वेंट है। कुछ आपके कम्प्लीटली आपके परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन या फिर फास्टर करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ हाई परफॉर्मेंस के लिए। इन ये सारी चीज़ें अगर आप सही परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको तुरंत ही फायर कर दिया जाएगा। आप सही कर रहे हो तो आपको वो भी मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकती है। हाउएवर जॉब सिक्योरिटी लोअर है क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है, मार्केट में इतना कंपटीशन है, कोई एक डेफिनेट रूल नहीं है उसके लिए, आपके टेन्योर के लिए, अनलाइक दी पब्लिक सेक्टर जहाँ पे वो पब्लिक सेक्टर में आपको एक डेफिनेट टेन्योर है कि आपको इतने दिन काम करना है, तो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, ले ऑफ्स हो सकते हैं। जैसे ही मार्केट फ्लक्चुएट होने लगता है ले ऑफ सब होने लगता है। अभी हमने देखा अमेजन ने ले ऑफ किया, फिर हम लॉकडाउन से देख रहे हैं कि कितने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में ले ऑफ्स हुए हैं। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि सरकारी जॉब लो, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है फॉर द टेन्योर, कि अगर आप एक बार सरकारी जॉब ले रहे हो तो आपकी लाइफ थोड़ी सिक्योर हो जाती है, अनलाइक इन
कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड है बाय फॉर्मेलिटी, hierarchy, adherence to rule and emphasis on due process and fairness. Seniority often वैल्यू की जाती है और चेंजेस जो है इम्प्लीमेंट होती है। रिस्क एवर्जन कॉमन है क्योंकि मिस्टेक्स पब्लिकली विजिबल होता है और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर कल्चर वैरी करता है वाइडली डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री एंड कंपनी, लेकिन जनरली एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, इनोवेशन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा एम्फेसाइज्ड है। रिस्क टेकिंग इनकरेज हो सकती है अगर पोटेंशियल रिवॉर्ड जस्टिफाई करते हैं। वॉलेस सायर ने फेमसली कहा था कि पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट आर फंडामेंटली अलाइक इन ऑल अनइम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स। ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट एम्फसाइज करता है डिस्पाइट सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, फंडामेंटल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं पर्पस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट में, जो प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन रखती है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। हाउएवर, जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप ने रिकग्नाइज किया है कि शार्प डाइकोटमी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है सर्टेन एरियाज में। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड सोशल एंटरप्राइजेस ब्लर कर रही हैं ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। मोरओवर, प्रिंसिपल्स जैसे कस्टमर ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इनोवेशन इंक्रीजिंगली रेलेवेंट हैं दोनों सेक्टर में। तो अब हम अगर एक और स्कॉलर की बात यहाँ पे करें, ग्राहम एलिसन ने 1980 में अपने एक आर्टिकल में पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट आर दे फंडामेंटली अलाइक इन ऑल अनइम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स में सिस्टमैटिकली ये एनालाइज किया सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। एलिसन आर्ग्यू करता है कि वाइल बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस कॉमन है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है इनॉर्मसली इन डिफरेंसेस में या फिर सिमिलैरिटीज में। इन्वायरमेंट जिसमें पब्लिक मैनेजर्स ऑपरेट करते हैं यूजुअली कैरेक्टराइज्ड है बाय पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, पब्लिक स्क्रूटनी और लीगल कंस्ट्रेंट जो कि फंडामेंटली डिफरेंट हैं फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वायरमेंट। पब्लिक मैनेजर्स को नेविगेट करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया एंड सिटीजन्स जो कॉन्टिन्यूअस डिमांड और ओवरसाइट इम्पोज करती हैं। Now we will talk about the holistic understanding of public administration through system theory approach. तो system theory एक revolutionary approach था जो emerged हुआ 1950s और 60s में और जिसने fundamentally change किया कैसे हम organizations और administration को conceptualize करते हैं। ये approach biological और physical sciences से inspired थी और इसको apply किया गया social sciences में including public administrations। लेडविग वॉन बार्टनफ्लाई एक ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट को क्रेडिट दिया जाता है जनरल सिस्टम थियरी डेवलप करने का, जिन्होंने 40s और 50s में एक्सटेंसिवली लिखा है इस टॉपिक पर। लेडविग का आर्ग्यूमेंट था कि डिस्पाइट वास्ट डिफरेंसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बीच, whether biological, mechanical or social, certain common principle exist करती हैं जो उन्हें govern करती है। ये principles isomorphism थे जो different fields में applicable थे। System को define किया जा सकता है as a set of interrelated and interdependent parts जो collectively function करता है एक whole के रूप में। System की जो की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करती है होलिज्म, सिस्टम एज अ होल क्वालिटेटिवली डिफरेंट है फ्रॉम mere sum of its part। दूसरा, गोल सीकिंग बिहेवियर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, एंट्रोपी, टेंडेंसी टू, एंट्रोपी का मतलब होता है टेंडेंसी टुवर्ड्स डिसऑर्डर, and negative entropy. System can maintain and increase their organization through importing energy. So डेविड स्टोन ने पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच को पायनियर किया अपने वर्क द पॉलिटिकल सिस्टम को इन 1953 एंड लेटर अ सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ केम इन 1965। उसमें ईस्टर्न का मॉडल पॉलिटिकल सिस्टम को डिपिक्ट करता है एज अ सेट ऑफ
interactions through which values are authoritatively allocated for a society. इस मॉडल में environment provides inputs to the political system in the form of demands and supports. Demands basically क्या चाहिए society को, better roads, healthcare, education, security, etc. Supports include करता है compliance with law, payment of taxes, voting and general acceptance of regime authority. System in इनपुट्स को प्रोसेस करता है थ्रू पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस करता है आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, लॉ, regulations and services. These outputs then create feedback, जैसे impact करता है environment को और generate करता है new demands and support करता है इन सारी चीज़ों को and ultimately creates a continuous cycle. फ्रेमोंट कास्ट और जेम्स रोजनविग ने अपनी बुक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट अ सिस्टम्स अप्रोच व्हिच केम इन 1970 में उन्होंने एक्सटेंसिवली इलैबोरेट किया कि कैसे सिस्टम्स थिंकिंग अप्लाई की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में. उन्होंने एम्फसाइज किया कि ऑर्गेनाइजेशंस ओपन सिस्टम्स है जो कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करती है अपने इन्वायरमेंट के साथ. ओपन सिस्टम्स इंपोर्ट करते हैं एनर्जी और रिसोर्सेज इन्वायरमेंट से, दैट इज इनपुट्स ट्रांसफॉर्म करते हैं इन्हें थ्रू इंटरनल प्रोसेसेस और फिर एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आउटकम्स, जिसको कि हम आउटपुट्स भी कहते हैं. इन सारी चीज़ों को बैक टू एनवायरनमेंट ये देते हैं एंड फीडबैक का एक लूप अलाउ करते हैं सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए और उनको उसको अडेप्ट करते हैं बेस्ड ऑन हाउ आउटपुट्स आर रिसीव्ड. अगर हम एक और स्कॉलर की बात करें तो फ्रेड रिग्स ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल अप्रोच डेवलप किया जो हेविली इन्फ्लुएंस थी सिस्टम्स थिंकिंग से. और रिग्स का प्रिज्मेटिक साला मॉडल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थियोरी है और जिसको कि एक्सटेंसिवली हम आगे डिस्कस भी करेंगे. ये एसेंशियली एक सिस्टम बेस्ड मॉडल है जो एनालाइज करता है कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इंटरैक्ट करती है उनके ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ. रिग्स का प्रिज्मेटिक सोसाइटी कॉन्सेप्ट रिकग्नाइज करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में सिस्टम्स ऑफन हेट्रोजेनियस होते हैं जहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करते हैं और ओवरलैप करते हैं, क्रिएटिंग यूनिक पैटर्न्स जो प्योरली ट्रेडिशनल या प्योरली मॉडर्न सोसाइटीज से डिफरेंट हैं. डैनियल काट्ज और रॉबर्ट kahn ने अपनी मॉन्यूमेंटल वर्क द सोशल साइकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which came in 1966 and later it was revised in 1978. उसमें वो कहते हैं सिस्टमैटिकली अप्लाई करते हैं कि सिस्टम थ्योरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे कैसे बहुत ही एक इम्पैक्टफुल चीज़ है और ये सिस्टमैटिकली अप्लाई होता है. उन्होंने आइडेंटिफाई किए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम एज ओपन सिस्टम्स. इम्पोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ड्रॉ रिसोर्सेज फ्रॉम एनवायरनमेंट थ्रू पुट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, एंड देन कम्स द आउटपुट जिसको कि प्रोडक्ट सर्विसेज के रूप में हम देखते हैं. सिस्टम एज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो करता है. फिर हम देखते हैं नेगेटिव एंट्रोपी. Organizations must arrest entropy through importing more energy than they expend. Then comes the information input और या फिर feedback and it also includes coding. तो इसमें क्या होता है कि कोडिंग में हम selective receiving of information करते हैं और इसी तरह हम स्टेडी स्टेट और डायनेमिक होम्योस्टैटिस जिससे कि हम बैलेंस मेंटेन करते हैं, या फिर हम अगर डिफरेंशिएशन या फिर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इन सारी चीज़ों में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये किसी भी सिस्टम या सोशल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए. और
अगर सिस्टम अप्रोच के मल्टीपल एडवांटेजेस को देखें तो वो समझना बहुत ही ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। पहला अगर ये कि जो सिस्टम अप्रोच है ये प्रोवाइड करता है होलिस्टिक पर्सपेक्टिव रादर देन रिडक्शनिस्ट अप्रोच। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग इंडिविजुअल components in isolation, system approach recognizes interdependencies and interactions. दूसरा कि ये emphasize करता है importance of environment and contextual factors. Administrative systems vacuum में operate नहीं करती बल्कि influenced होती है और इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रॉडर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम को। तीसरा, फीडबैक मैकेनिज्म को रिकग्नाइज करना अलाउ करता है एडेप्टिव और लर्निंग बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। ऑर्गेनाइजेशंस जो इफेक्टिवली गैदर और प्रोसेस करती है फीडबैक इंफॉर्मेशन बेटर पोजिशन्ड होती हैं एडजस्ट करने और इम्प्रूव करने के लिए। फोर्थ, सिस्टम अप्रोच एप्लीकेबल है मल्टीपल लेवल ऑफ एनालिसिस पर, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशनल और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो। हाउएवर क्रिटिसिज्म भी एग्जिस्ट करती है सिस्टम अप्रोच की। एक मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि ये अप्रोच समटाइम्स ओवरली एब्स्ट्रैक्ट और डिफ़िकल्ट है ऑपरेशनलाइज करना एम्पिरिकल रिसर्च में। कॉन्सेप्ट जैसे होम्योस्टेटिस, एंट्रोपी और इक्विफाइनैलिटी अट्रैक्टिव है और कंसेप्चुअली, लेकिन ये ट्रांसलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कॉन्क्रीट रिसर्च क्वेश्चन या मेजरेबल वेरिएबल्स में। और ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हैं ये सारी चीज़ें सिस्टम अप्रोच का, तो इनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते जब हम सिस्टम अप्रोच देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एंट्रोपी, होम्योस्टेसिस या फिर इक्विफाइनैलिटी को हम इग्नोर कर दें और उसकी जो बाकी चीज़ें हैं उस पर फोकस करके हम सिस्टम अप्रोच को का एनालिसिस करें। तो ये चीज़ तो है नहीं। दीज आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अप्रोच, सो वी कैन नॉट इग्नोर it, but the problem is conceptually they are very attractive, but when it comes to quantifying them it's very difficult. दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि सिस्टम अप्रोच समटाइम्स डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, इम्प्लाइंग कि सिस्टम मैकेनिस्टिकली रिस्पॉन्ड करती है इन्वायरमेंटल फोर्सेस को, thereby underestimating human agencies, choices and power. Thirdly, system model sometimes overly emphasize करता है stability और equilibrium and adequately account नहीं करते conflict, change और transformation जो कि इनहेरेंट है सोशल सिस्टम में। अब आप कॉन्फ्लिक्ट कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने देखा कि चीज़ें जो सिस्टम है वो वैक्यूम में तो काम करता नहीं है, और वैक्यूम में काम नहीं करता है तो अलग अलग एजेंट्स होंगे और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। तो इस चीज़ को एड्रेस नहीं करता है सिस्टम अप्रोच एडिक्वेटली। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, सिस्टम थिंकिंग ने प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो थियरी हो या प्रैक्टिस हो। कंटेम्प्रेरी अप्रोच जैसे जॉइंड अप गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोचेस, नेटवर्क गवर्नेंस और इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग एसेंशियली रिफ्लेक्ट्स सिस्टम्स थिंकिंग। रिकग्निशन ये है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर करती है कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज अक्रॉस मल्टीपल एजेंसीज एंड सेक्टर रादर देन फ्रेगमेंटेड सिलो बेस्ड अप्रोचेस। सिस्टम्स थिंकिंग भी रेलेवेंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोग्राम एवेल्युएशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, जहाँ फोकस है ना सिर्फ इमीडिएट आउटपुट बल्कि इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म आउटकम्स और ब्रॉडर इम्पैक्ट पे। तो सिस्टम अप्रोच में भले ही बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन ये बहुत ही रेलेवेंट है बोथ थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन मेकिंग अप्रोच से समझेंगे। तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में सेंट्रल इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एसेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये डिसीजंस का एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम है। रूटीन डिसीजंस जैसे किसको हायर करना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जैसे रिसोर्स एलोकेशन, ऑपरेशनल डिसीजंस जैसे डेली स्केड्यूलिंग और पॉलिसी डिसीजंस जैसे प्रोग्राम डिज़ाइन करना, इन सब को से ही बनता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत सेंट्रल है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। सो अगर हम हर्बर्ट साइमन के वर्क को देखें तो हर्बर्ट साइमन जो इवेंचुअली नोबेल प्राइज़ जीते हैं, जिन्होंने 1978 में इकोनॉमिक्स में, उन्होंने अपने वर्क के लिए ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पर आर्ग्यूबली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलरली वर्क किया है। साइमन का डॉक्टरल डिसर्टेशन जो लेटर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बन गई, एक वर्क जो कि 1947 में पब्लिश हुई थी, फंडामेंटली चैलेंज किया प्रिवेलिंग नोशंस रैशनैलिटी और डिसीजन मेकिंग के। क्लासिकल इकोनॉमिक थियरी और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थियरी अस्यूम करती थी कि डिसीजन मेकर्स रैशनल होते हैं, जो कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सभी ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, हर ऑल्टरनेटिव्स के कॉन्सिक्वेंसेस इवैल्यूएट करते हैं और फिर ऑप्टिमल चॉइस सेलेक्ट करते हैं जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। साइमन ने आर्ग्यू किया कि ये इकोनॉमिक मैन या होमो इकोनॉमिकस एक अनरियलिस्टिक मॉडल है, क्योंकि ये इग्नोर करता है फंडामेंटल कॉग्निटिव और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस जो रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग को कंस्ट्रेन करते हैं। पहला लिमिटेशन है कंप्यूटेशनल कैपेसिटी। ह्यूमन बीइंग लिमिटेड कैपेसिटी रखते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की, क्योंकि वो कंप्यूटर नहीं है। ह्यूमन बीइंग है। कॉम्प्लेक्स डिसीजन में वेरिएबल्स इतने ज़्यादा होते हैं और इंटरैक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सेकंड लिमिटेशन है इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी अवेलेबल नहीं हो सकती है। अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी परवेसिव है। थर्ड लिमिटेशन इज टाइम कंस्ट्रेंट। डिसीजंस ऑफन क्विकली लेनी पड़ती है बिना लग्जरी के थॉरली एक्सप्लोर करने सभी ऑप्शंस को। यू डोंट गेट द टाइम टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी ऑप्शन, सो देर इज दिस टाइम कंस्ट्रेंट. So the fourth limitation is conflicting values or objective. Decision makers को often trade off करना पड़ता है competing goals के बीच में। तो जो fourth limitations आती है वो है conflicting values और objective। अलग अलग objectives, अलग अलग values लोगों के होते हैं, तो उससे conflict rise होता है। इन लिमिटेशन की वजह से साइमन आर्ग्यू करते हैं डिसीजन मेकर्स एग्जिबिट करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी रादर देन परफेक्ट रैशनैलिटी। ये बाउंडेड रैशनैलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल रैशनल होते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स। इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग, that is finding the best possible solution, decision makers satisfies भी एक बहुत important term है। इसका मतलब है choosing one solution जो good enough है और satisfy करता है minimum requirements। तो साइमन का ये कहना है कि हम optimize करने से अच्छा है कि हम as a decision maker हम satisfies पे focus करें। साइमन ने ये term satisficing कॉइन किया है, जो कॉम्बिनेशन है सेटिस्फाई और सफाइस का। सेटिस्फाइसिंग स्ट्रैटेजी में डिसीजन मेकर्स सर्च करता है ऑल्टरनेटिव को सीक्वेंशली और एक्सेप्ट कर लेता है पहला ऑल्टरनेटिव जो एक्सीड करता है मिनिमम एस्पिरेशन लेवल को, रादर देन कंटिन्यूइंग सर्च फॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टर्म जो है सेटिस्फाई और सफाइस से बना है, और इसका मतलब यही है कि हम rather than looking for the best solution, we always look for or choose solution that is good enough or that satisfies the minimum requirement. तो साइमन ने ये भी emphasize किया है कि much of organizational decision making programmed है, मतलब decision governed होते हैं, established routines, standard operating procedures और decision rules जो previously develop किए गए हैं। प्रोग्राम डिसीजन रिपीटेटिव और रूटीन होते हैं और इन्हें हैंडल किया जा सकता है प्री डिटर्मिन्ड प्रोसीजर्स के थ्रू। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कॉन्ट्रास्ट में नोवेल और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं और रिक्वायर करते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को फैसिलिटेट करना
चाहिए डिसीजन मेकिंग के थ्रू एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन और इंफॉर्मेशन फ्लोज के थ्रू। अब जो नेक्स्ट स्कॉलर है वो है चार्ल्स लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम ने साइमन के वर्क को एक्सटेंड किया अपने कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म के थ्रू, जो उन्होंने 1959 के इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू में प्रेजेंट किया। लिंडब्लॉम आर्ग्यू करता है कि एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस रेयरली फॉलोज comprehensive rational model. Instead, policy makers typically, they make marginal adjustment in the existing policies और उसी बेस्ड में लिमिटेड एनालिसिस करते हैं फ्यू ऑल्टरनेटिव का, जो कि डिफरेंट हो थोड़ा सा पहले वाले से, या फिर जो स्टेटस को में सारी चीज़ें चल रही है उससे थोड़ा डिफरेंट हो, और देन उस ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करें हैं। ठीक है, ये सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन या फिर मॉडलिंग थ्रू अप्रोच प्रैक्टिकल है क्योंकि ये रिकग्नाइज करता है कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल नेचर ऑफ पॉलिसी डिसीजन। इंक्रीमेंटलिज्म के एडवांटेजेस इंक्लूड करते हैं ये लेस डिमांडिंग है कॉग्निटिवली क्योंकि लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर किए जाते हैं। ये लेस डिसरप्टिव है क्योंकि चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं। ये पॉलिटिकली फीजिबल है क्योंकि स्टेक होल्डर्स को रेडिकल चेंजेस रेजिस्ट करना लेस लाइकली है, और ये अलाउ करता है लर्निंग और एडजस्टमेंट थ्रू ट्रायल एंड एरर। हाउएवर, इंक्रीमेंटलिज्म क्रिटिसाइज भी होता है फॉर बीइंग कंजर्वेटिव एंड स्टेटस को बायस्ड। अगर डिसीजंस हमेशा मार्जिनल एडजस्टमेंट है एग्जिस्टिंग पॉलिसी के, तो रेडिकल रिफॉर्म और इनोवेशंस डिफिकल्ट हो जाते हैं। मोर ओवर, इंक्रीमेंटलिज्म may not be appropriate for क्राइसिस सिचुएशन, क्योंकि अगर आप बहुत ही स्मॉल लेवल पे चेंजेस ला रहे हैं और बहुत ही स्लो पेस पे चेंजेस ला रहे हैं, तो अगर सोसाइटी में कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंक्रीमेंटलिज्म के थ्रू। सो रैपिड चेंज और फंडामेंटल चेंजेस जहाँ पे नेसेसरी है, वहाँ पे ये थोड़ा क्राइसिस वाले सिचुएशन में इनएफिशिएंट है। एमिटाई एट्जियोनी ने मिक्स स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जो कंबाइन करता है कम्प्रिहेंसिव रैशनैलिटी और इंक्रीमेंटलिज्म को। मिक्स स्कैनिंग में डिसीजन मेकर्स पहले कंडक्ट करते हैं ब्रॉड स्कैन आइडेंटिफाई करने के सेक्टर्स रिक्वायरिंग अटेंशन को, फिर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं सिलेक्टेड एरियाज में। तो ये अप्रोच जो है बेसिकली बैलेंस प्रोवाइड करता है बिटवीन कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी। तो जो मिक्स स्कैनिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इसको याद रखना, ये टर्म जो है वो एमिटाई एट्जियोनी ने दी है, और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी, चाहे वो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर UGC नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। अब आते हैं ग्राहम एलिसन का वर्क क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर, जो उन्होंने अपनी फेमस बुक एसेंस ऑफ डिसीजन एक्सप्लेनिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1971 में प्रेजेंट किया। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन डिसीजन मेकिंग। एलिसन प्रेजेंट करता है 3 मॉडल्स जो एक्सप्लेन करते हैं गवर्नमेंट डिसीजन को। रैशनल एक्टर मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट मोनोलिथिक रैशनल एक्टर है जो केयरफुली वे करता है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल, जिसमें डिसीजन आउटपुट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के। और गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स मॉडल, जिसमें डिसीजन रिजल्ट होता है बार्गेनिंग और नेगोशिएशन अमंग मल्टीपल एक्टर विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड पावर। एलिसन का आर्ग्यूमेंट है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये तीनों मॉडल्स नेसेसरी है, क्योंकि ईच मॉडल इल्यूमिनेट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब जेम्स मार्च और जॉन ऑल्सन ने एक मॉडल दिया, गार्बेज कैन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। इन्होंने प्रपोज किया, जो पर्टिकुलरली एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइज्ड एनार्कीज, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ गोल्स एम्बिगुअस है,
टेक्नोलॉजी अनक्लियर है और पार्टिसिपेशन फ्लूइड है। गार्बेज कैन मॉडल में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, पार्टिसिपेंट्स और चॉइस अपॉर्चुनिटीज इंडिपेंडेंटली फ्लो करती है ऑर्गेनाइजेशन में, और डिसीजंस रिजल्ट होते हैं जब ये स्ट्रीम्स कोइंसिडेंटली कन्वर्ज करते हैं। ये मॉडल चैलेंज करता है रैशनल सीक्वेंशियल व्यू के पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, फिर ऑल्टरनेटिव जनरेट होती है, फिर चॉइस मेड होती है। इंस्टेड समटाइम्स सोल्यूशन सर्च करते हैं प्रॉब्लम को, और चॉइसेस मे हैव लिटिल टू डू विद द प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस। सो ये मॉडल बेसिकली रैशनल सीक्वेंशियल व्यू को चैलेंज करता है। अब हम आते हैं कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट में। तो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट जो डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, जो एम्फसाइज करता है यूज़ ऑफ रिगरस रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस इन्फॉर्म करने को डिसीजंस को। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम इकोलॉजिकल अप्रोच से समझते हैं। तो इकोलॉजिकल अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए भी एक क्रूशियल पर्सपेक्टिव है, जो एम्फसाइज करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स आइसोलेटेड नहीं होते, बल्कि डीपली एम्बेडेड होते हैं ब्रॉडर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में। ये अप्रोच रिजेक्ट करता है नोशन की यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या वन बेस्ट वे एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस और मैनेजमेंट के का इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हम स्कॉलर जैसे फ्रेड डब्ल्यू रिग्स की बात करते हैं। ही इज़ अनडाउटेडली मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच, जो अपने प्रोलिफिक राइटिंग के थ्रू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड को फंडामेंटली शेप किया। रिग्स का बैकग्राउंड बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एरिया स्टडीज़ में था, जिसने उन्हें यूनिक पर्सपेक्टिव दिया। उनका सेमिनल वर्क द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच केम इन 1961 स्टैब्लिश करता है फ्रेमवर्क एनालाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को विद इन देयर एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। रिग्स आर्ग्यू करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा ब्रॉडर सोसाइटल सिस्टम जिसमें ये एम्बेडेड है। रिग्स ने एग्रेरिया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जो कैरेक्टराइज करता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटी जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स डिफ्यूज होते हैं, मीनिंग की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स स्क्रिप्टिव होते हैं बेस्ड ऑन बर्थ एंड हेरिडिटरी रादर देन अचीवमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम प्राइमरली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पर बेस्ड होता है विद लिमिटेड कमर्शलाइजेशंस। सोशल मोबिलिटी लिमिटेड होती है और स्टेटस इनहेरिटेड होती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफ्यूज है क्योंकि रूलर्स साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं मल्टीपल फंक्शंस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, रिलीजियस एंड मिलिट्री। स्पेशलाइजेशन मिनिमल है और प्रोफेशनलाइजेशन एब्सेंट है। एग्जाम्पल इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल किंगडम्स एंड फ्यूडल सोसाइटी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रिया कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्रिया कॉन्सेप्ट कैरेक्टराइज करता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी जहाँ हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्लियरली सेपरेटेड है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में। मार्केट इकोनॉमी डोमिनेटिंग है विद एक्सटेंसिव डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अचीवमेंट क्राइटेरिया गवर्न करता है स्टेटस अटेनमेंट रादर देन ascription. Bureaucracy highly developed है with professionalized civil service, merit-based recruitment, clear hierarchy and formal rules. Example include करता है contemporary Western democracy जैसे United States, UK and Scandinavian countries. लेकिन रिग्स का most important contribution है prismatic society concept, जो characterize करता है transitional societies जहाँ traditional और modern element जो हैं वो coexist करते हैं और ओवरलैप करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है ऑप्टिकल प्रिज्म जो वाइट लाइट को डिफरेंशिएट करता है मल्टीपल कलर्स में। सिमिलरली प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में स्ट्रक्चर फॉर्मली डिफरेंशिएटेड
लग सकते हैं लेकिन फंक्शनली ओवरलैपिंग होते हैं। रिग्स ने साला मॉडल डेवलप किया। साला ओरिजिनली थाई वर्ड है मीनिंग पवेलियन, जो आइडियल टाइप है पेरिज्मेटिक सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। साला मॉडल में फॉर्मल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जो अपीयर करते हैं मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज, लीगल कोड्स, लेकिन एक्चुअल फंक्शनिंग्स फंडामेंटली डिफरेंट है। फॉर्मलिज्म एक की कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ गैप एग्जिस्ट करता है फॉर्मल प्रिस्क्रिप्शंस और एक्चुअल प्रैक्टिसेस के बीच। फॉर एग्जांपल फॉर्मली मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस एग्जिस्ट करती है लेकिन एक्चुअल रिक्रूटमेंट और प्रमोशन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं नेपोटिज्म, पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड ब्राइबरी से। हेट्रोजेनिटी अनदर कैरेक्टरिस्टिक है। मल्टीपल नॉर्म्स को एग्जिस्ट करते हैं। मॉडर्न लीगल रैशनल नॉर्म्स ऑफिशियली espoused होते हैं बट ट्रेडिशनल नॉर्म्स जैसे किनशिप ऑब्लिगेशंस, पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप एंड पर्सनल लॉयल्टीज एक्चुअली गवर्न करते हैं बिहेवियर को। ओवरलैपिंग है क्योंकि ऑफिशियल साइमल्टेनियसली मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक रोल्स अलॉन्ग साइड ट्रेडिशनल रोल्स जैसे फैमिली हेड्स, कम्युनिटी लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी वर्कर। रिग्स ने बाजार कैंटीन मॉडल भी डेवलप किया जो प्राइस फॉर्मेशन और इकोनॉमिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में। मार्केट इकोनॉमी पार्शली डेवलप्ड है, दैट इज़ बाजार, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और स्पेशल प्रिविलेजेस दैट इज़ कैंटीन डिस्टॉर्ट करते हैं मार्केट मैकेनिज्म्स को। प्राइजेस डिटरमिन होते हैं ना तो प्योरली बाय सप्लाई डिमांड फोर्सेस, ना ही प्योरली बाय एडमिनिस्ट्रेटिव फिएट, बल्कि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पर्सनल कनेक्शंस एंड मार्केट फोर्सेस से। पॉलीनॉर्मेटिविज्म एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिग यूज़ करता है डिस्क्राइब करने के लिए सिचुएशन जहाँ मल्टीपल ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्मेटिव सिस्टम को एग्जिस्ट करता है सेम सोसाइटी में। फॉर इंस्टेंस एक ब्यूरोक्रेट को साइमल्टेनियसली फॉलो करना एक्सपेक्टेड है मॉडर्न नॉर्म्स ऑफ इम्पर्सनैलिटी और मेरिट, लेकिन ये भी ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग किन एंड मेंटेनिंग पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप, ये भी वो फॉलो करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है रोल कॉन्फ्लिक्ट और एथिकल डिलेमास। अटेनमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन का मिक्सचर है जहाँ फॉर्मली अचीवमेंट क्राइटेरिया espoused होती है बट एस्क्रिप्टिव क्राइटेरिया जैसे कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी एंड फैमिली बैकग्राउंड कंटिन्यू करता है इन्फ्लुएंस करियर प्रोग्रेशन और रिसोर्स एलोकेशंस का। जॉन गाउस जो इकोलॉजिकल अप्रोच के अर्ली प्रोपोनेंट में से हैं, उन्होंने फेमस ऐसे अ थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आर्ग्यू किया कि अ थियोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इन आवर टाइम अ थियोरी ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। गाउस आइडेंटिफाई करते हैं 7 फैक्टर्स जो इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है। पीपल दैट इज़ द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लेस, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल टेक्नोलॉजी दैट इज़ टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल, सोशल टेक्नोलॉजी which is organizational forms and management method, wishes and ideas which is values, beliefs and aspirations, catastrophe में crisis and disaster जो trigger करते हैं changes, and personality, leaders and individual agency में। गॉस का argument था कि administrative systems evolve करती है response में in ecological factors में changes को। तो जो भी चेंजेस इन सारी चीज़ों में आएंगी, चाहे वो पीपल हो, प्लेस हो, सोशल टेक्नोलॉजी हो, फिज़िकल टेक्नोलॉजी हो, कैटास्ट्रफी हो, आइडियाज़ हो, विशेस हो, तो इन सारी चीज़ों में चेंजेस जब आते हैं तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पाठशाला। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.